Students, now we continue the lesson number 1, historiography development in the West. So, in my first video, I explained you point number 1.1, 1.2. Now we continued this video 1.3, development of scientific perspective in Europe and historiography. First of all, take one pencil in your hand, and if you have a history textbook, open it, page number 3, because so many times so many comments I have got that this textbook is not read properly the lines to line. So that if you have a textbook, then I explain here by my video and you understood from your textbook. Okay beta. Now, till the 18th century CE, this paragraph, till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. टिल द 18th सेंचुरी, 18वीं जो शतक है तब तक, वहाँ पर देखो सी ई वर्ड आया है. सी ई मीन्स होता है क्रिस्ट ईरा, मतलब ईसवी सन जिसे हम लोग कहेंगे कि कौन सी शताब्दी, तो 18th सेंचुरी में यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल बड़ा ही उल्लेखनीय ऐसा प्रोग्रेस जो है वो यूरोप में हुआ इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस. दो फील्ड में यूरोप में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अलग अलग इम्पोर्टेंट ऐसे जो जानकारी है वो सामने आई. एंड द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस, तत्वज्ञान और विज्ञान के फील्ड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस वहाँ पर हुआ. स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ. जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, इंटेलिजेंट थिंकर थे, उन्होंने दे कम टू नो टू बिलीव, उनका विश्वास बैठते चला गया इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग, कौन सी, तो सोशल एंड हिस्टोरिकल जो अलग अलग सत्य घटनाएं हैं उसकी स्टडी करना, इस पर उनका विश्वास बढ़ गया बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड. और इस प्रकार की सत्य घटनाएं पढ़ने के लिए इन द हिस्ट्री इवेंट्स साइंटिफिक मेथड उन्होंने चूज़ की. नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी. तो बहुत सारे जो अलग अलग ऐसे तत्वज्ञान थे जो यूरोप में, स्पेशली यूरोपियन जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, उसमें उन्होंने अलग अलग बातों पर जो है हिस्ट्री राइटिंग से रिलेटेड है या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड है, इस पर विचार मंथन होने लगा. और वो भी किस तरीके से, तो ऑब्जेक्टिवली, मतलब बिना किसी अलग जो ओपिनियंस है उसको लेते हुए, तो ऑब्जेक्टिवली इन सब बातों पर फोकस होने लगा. मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी. पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी, ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ वेयर इंटरेस्टेड ओनली. अगर हम लोग 18th सेंचुरी के जो पूरा पीरियड है उसका अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो हमको दिखेगा, तो यूरोपियन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी वे आर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसॉफिकल डिस्कवरीज रिजॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमिना. तो बहुत जो दैविक शक्ति है या ईश्वर से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर स्टडी करने का सेंटर पॉइंट जो था 18th सेंचुरी पीरियड में यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर था. वहाँ पर ईश्वर से रिलेटेड जो अलग अलग बातें हैं, चर्चा है, उनसे रिलेटेड जो फिलॉसफी है, तत्वज्ञान है, इस विषयों पर वहाँ पर ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दिया जाता था. हाउ एवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें इसकी जो क्राइटेरिया था उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सिनेरियो उसका चेंज होने की पोजीशन स्टार्ट हो गई. इन 1737 CE द गुटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी. अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग. 1737 गोटिंगन यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में है उसका फाउंडेशन हुआ. दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जर्मनी की सबसे पहली कि जहाँ पर इंडिपेंडेंटली हिस्ट्री ये जो है सेपरेट इस प्रकार का सब्जेक्ट और उसके डिपार्टमेंट जो है वो स्टडी करने के लिए बनाए गए. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़. और बाद में इस प्रकार से अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ थी जर्मनी की, वहाँ पर हिस्ट्री जो है उसका जो है अलग अलग स्टडी सेंटर्स जो है वो डेवलप्ड होते चले गए. नाउ 1.3 इज़ फिनिश्ड हियर एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ वी कंटिन्यूड 1.4 नोटेबल स्कॉलर्स.
हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नोटेबल स्कॉलर्स हो गए हैं जिन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू हिस्ट्री पर बहुत अच्छा ऐसा इम्पैक्ट डाला है। ईच एंड एवरी थिंकर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनमें से कुछ जो थे जिनकी मतलब थिंकिंग हमारी हिस्ट्री में स्टडी की जाती है, उनमें से कुछ के यहाँ नाम जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को आपको दिया है 1.4 नोटेबल स्कॉलर्स। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अगर हिस्टोरियोग्राफी को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके विचार जो है यहाँ पर एज अ कंट्रीब्यूशन हमको पढ़ने को मिलते हैं। लेट्स अस हैव टू लुक एट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। उसमें से कुछ जो नोटेबल स्कॉलर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ रेने डेकार्ट्स, 1596-1650। उनका जो लाइफ स्पैन है बर्थ टू डेथ, उनके ईयर जो है वो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। रेने डेकार्ट्स वॉज द foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them। रेने डेकार्ट बहुत ही अच्छे ऐसे हिस्ट्री राइटर थे जिन्होंने जो हिस्ट्री की अलग अलग सोर्सेज है उस पर ज़्यादा विश्वास किया। उसके साथ साथ जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी अगर हमको मिलते हैं तो वो एग्जामिन करने चाहिए, वेरीफाइड करने चाहिए। ऐसा उनका मतलब ज़्यादा स्ट्रेस था और उसके ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा जो है वो जोर भी दिया है। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे आते हैं तो वो उनका कहना है वेरीफाई द रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिन देम। अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, उनके क्या क्या रूल्स है, हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज चेक करते समय क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसलिए उनकी जो बुक है डिस्कस ऑन द मेथड द फॉलोइंग इज सपोज टू बी हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। ये जो उनकी बुक है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इसके थ्रू जो है बहुत सारे अलग अलग जो साइंटिफिक मेथड है हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च के लिए उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट्स आर एग्जीक्यूटेड। मतलब जब तक किसी भी बात पर विश्वास नहीं रखना चाहिए कि वो सच है, कि हमारे जो अलग अलग डाउट्स है वो पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। वेरी गुड थिंकिंग। और इस प्रकार के विचार जो है रेने डेकार्ट जो थिंकर है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। उसके साथ साथ रेने डेकार्ट कहाँ के हैं, तो रेने डेकार्ट ये जो है वो फ्रांस के हैं, फ्रांस थिंकर। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेकंड नाम आ रहा है हमारे सामने वोल्टेयर, 1694-1778। वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसिस्को मैरिन एरूट। ठीक है, ही वॉज फ्रेंच, ये भी जो थे वो फ्रेंच थे। उसके साथ साथ ही ओपिन्ड दैट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड chronology of historical events considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography। रेने डेकार्ट का जो था कि हर एक चीज़ को जो है वो ट्रूथफुल होने तक उसको चेक करना चाहिए। वोल्टेयर ये कहते हैं कि along with objective truth the chronology of historical events considered, ये जो है हिस्ट्री इसको क्रोनोलॉजिकली मतलब अलग अलग जो ईयर्स है उसके आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजी में लिख कर उसका जो रिलेशन है वो सोशल, ट्रेडिशनल, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सब जो अलग अलग फील्ड है उसका भी इक्वली कंट्रीब्यूशन जो है हिस्टोरियोग्राफी में होता है। ई गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री राइटिंग। ट्रूथ के साथ साथ उस ज़माने के जो अलग अलग फील्ड मतलब लोग हैं उनके सभी फील्ड का पूरा स्टडी करके ही हिस्ट्री राइटिंग में जो कुछ एस्पेक्ट्स है वो लिखने चाहिए और दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दस इट इज़ सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। उनके इसी विचार को देखते हुए वोल्टेयर, ये ब्रैकेट कर सकते हो, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपको, वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इस प्रकार के वोल्टेयर के विचार जो है वो हमारी बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल। हेगेल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर।
हर एक फिलोसोफर के उनके उनके देश के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड में आपको राइट डाउन द 4 नेम्स ऑफ जर्मन थिंकर, राइट डाउन द 4 नेम्स ऑफ फ्रांस थिंकर, इस प्रकार के कंट्रीज़ के थिंकर पूछे जाए तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मे बी कभी कभी हमारे 1-2 मार्क जो होते हैं, 1-2 मार्क इसी हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से चले जाते हैं। इसीलिए हर एक थिंकर का जब उनका लाइफ स्पैन आता है, मतलब बर्थ एंड डेथ ईयर आता है, उसके साथ साथ उनकी जो अलग अलग कंट्रीज़ के नाम आते हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो पेंसिल आपके पास इसलिए मैंने कही थी हाथ में रखने के लिए कि टेक्स्ट बुक में जैसे ही हमको वो लाइन दिखती है हाईलाइट हम उसको कर सकते हैं। इवन यहाँ पर ही नहीं तो आप अगर बोर्ड एग्जाम में भी आंसर्स लिखते हो तो बेस्ट आइडिया फॉर सॉल्विंग द बोर्ड आंसर शीट, उसका आइडिया यही है कि जो आपका मेन इंपॉर्टेंट ऐसा आंसर होता है उसको हाईलाइट करने के लिए आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण जो चेकर होते हैं वो ध्यान से उस आंसर की तरफ अगर अट्रैक्ट हो गए तो उनको पता चल जाता है कि बच्चे को सब कुछ पता है। तो ये जो थे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल, ये जर्मन के थे। ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। उनका कहना था कि ये जो है हिस्टोरिकल अलग अलग जो बातें हैं, वास्तव है, सत्यता है, ट्रूथनेस है, उसके साथ साथ अलग अलग लोगों की सराउंडिंग्स है, ये सब जो पद्धति है उस पद्धति के अलग अलग ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए, अलग अलग ऐसे लेवल्स होने चाहिए। लॉजिकली मैनर, तर्कशुद्ध तरीके से हर बातों का जो है लॉजिकली विचार पूर्वक हिस्ट्री जो है उसकी राइटिंग होनी चाहिए। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉर इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। उनके लिए माने जाते था उनके लिए कि ये जो टाइमलाइन है वो हिस्ट्री राइटिंग के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे हमारी जो प्रोग्रेस है बाय हिस्ट्री राइटिंग वो हमको पता चलती है। ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज़ बॉर्न टू चेंज आवर टाइम एज नाउ। न्यू जो है अलग अलग ऐसी इंफॉर्मेशन जो है हमको हिस्ट्री जो है वो दे सकती है। एविडेंस वुड कम फोर्थ, और जिसके कारण बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो एविडेंस है वो हमारे सामने आ सकते हैं, जिससे हमारी जो हिस्ट्री राइटिंग की स्टडी है वो और ट्रूथफुल हो जाएगी और हमको जो है बातें जो मिलती है इतिहास की वो भी सच सच मिलेगी। विथ हेगल्स फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर्स वेयर कन्विंस्ड। हेगल के ये विचारों को बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कन्विंस किया that historical method were not of lesser quality through they differed from the scientific method। historical जो writing है, अलग अलग जो हिस्टोरिकल मेथड्स है वो साइंटिफिकली मेथड से कुछ हटके नहीं है, तो सेम एज इट इज़। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज़ पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। उनकी जो बुक है जिसका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप टिक कर सकते हो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीजन्स इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन। उनकी दूसरी जो बुक है रीज़न इन हिस्ट्री वो भी बहुत ही बहुचर्चित ऐसी थी, जिसमें हिस्ट्री राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे अलग अलग जो बातें हैं लॉजिकली थिंकिंग वाले, साइंटिफिक मेथड वाले, उसके साथ साथ हिस्टोरिकल मेथड वाले, उनके जो विचार है वो इस बुक में जो है इंक्लूड है। बहुत सारे थिंकर्स इसको रेफ़र भी करते हैं। नाउ इन येलो पेज नंबर 4 येलो कलर का जो बॉक्स दिया हुआ है, इट इज़ गुड टू नो दिस। देखो ये जो हेगल थे उनके विचार कैसे थे, मे बी 4 मार्क के लिए अगर आपको आता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो उसमें ये बातें आपकी रहनी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन इन द टर्म्स ऑफ 2 डायरेक्ट अपोजिशंस। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, जब वो घटता है तो उसके 2 अपोजिट ऐसे अलग अलग मीनिंग्स आते हैं, 2 अलग अलग मीनिंग्स। जैसे हमारे पास कॉइन होता है, कॉइन्स के 2 पार्ट्स होते हैं। किसी का बिहेवियर होता है, बिहेवियर के 2 पार्ट्स होते हैं, हमको देखने के लिए अलग, उसका खुद का अलग। इस प्रकार के ह्यूमन बींग्स के या जो अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उसके भी 2 डायरेक्ट अपोजिट ऐसे पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। ह्यूमन माइंड जो है किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को तब तक सच नहीं चेक कर सकता, ट्रू नहीं मान सकता, जब तक वो दोनों तरफ से जो है उसका जो है स्टडी न करे, अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट साइड्स ऑल्सो।
जैसे देखो कोर्ट वगैरह में केस शुरू रहती है तो दोनों साइड की बातें सुनने के बाद जो जज होते हैं वो डिसीजन देते हैं। तो हेगल का मानना है कि कोई भी हिस्ट्री का इवेंट हो उसके दो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, और दोनों साइड को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही हम लोग सच तक पहुंच सकते हैं, लाइक अ कोर्ट। So, for example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of thing, we need to know बोथ ट्रू एंड फॉल्स। किसी भी घटना का सच पता चलने के लिए हमको दोनों बातें पता चलनी चाहिए कि उस घटना से रिलेटेड सच बातें क्या है और झूठ बातें क्या है। फिर उसको एग्जामिन करके हम लोग सच कौन सा है, ये साइड का कि वो साइड का, वो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द अपोजिट इज़ नोन एज डायलेक्टिक्स। इन दिस मेथड अ थियोरी इज़ पर्पस्ड एट अ बिगिनिंग विच इज़ कॉल्ड thesis, then another theory is proposed which is contrary to the thesis, it is called antithesis। आपको देखो इंग्लिश में वगैरह है फिगर ऑफ स्पीच, उसमें ना थेसिस एंटीथेसिस, तो इस प्रकार से जो है अपोजिट एक्शंस जहाँ पर दिखाई जाती है, इस प्रकार से थेसिस एंड एंटीथेसिस उसका मीनिंग है आफ्टर अ थ्रू लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ अ न्यू थेसिस इज proposed which included the gist, that means summary of both the thesis and the antithesis. This process of arriving at new thesis is called synthesis, जिससे एक नया thesis and antithesis से जो है एक नया डिस्कवरी होता है, नया सार, नया समरी उनके सामने आता है, एंड दैट इज़ सिंथेसिस। ओके, सो इस प्रकार से जो है हेगल ने उनके विचार जो है एकदम करेक्टली बताए। बहुत बार हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग किसी बातों पर झट से विश्वास रखते हैं, लेकिन दोनों साइड अगर हमको अच्छे से पता चली तो हमारे बहुत सारे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। सो नाउ हियर स्टॉप अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ Hegel. Now, Leopold von Ranke. Leopold von Ranke, 1795-1886. Historiography of 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. हिस्टोरियोग्राफी कैसी है, क्या है 19th सेंचुरी में, उसके ऊपर और अपने विचारों का इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव, इम्पैक्ट डालने के लिए जो विचार सामने लाए वो है लियोपोल्ड वॉन रैंके, जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के हैं। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत ही क्रिटिकल चिकित्सक दृष्टि वाली जो अलग अलग मेथड्स है वो उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए शुरुआत की। ही पुट एम्फसाइसिस ऑन द एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब कभी हम किसी हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए कुछ टॉपिक्स ढूंढते हैं या कुछ लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएट विद अ हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन विद ग्रेटेस्ट केयर। बड़े केयरफुली, जिम्मेदारी के साथ जो है, जो हिस्टोरिकल अलग अलग बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ साथ सोर्सेस है, उसको एग्जामिन करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखे कि नहीं रखे। इसके लिए वो अगर क्रिटिकली एग्जामिन किए तो उसमें से ही ट्रूथ निकलता है, ऐसा उनका मानना था। ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल। ही क्रिटिसाइज, उनको लगता था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, नाम रखा, विरोध किया इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे लोग अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से भी हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, जिसके कारण ट्रूथ क्या, फॉल्स क्या है, ट्रू क्या है, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए हर एक बात का जो है ट्रूथफुलनेस चेक करने के लिए उसको एग्जामिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कलेक्शंस ऑफ हिज आर्टिकल्स इज़ पब्लिश्ड इन 2 बुक एंटाइटल्ड द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उनकी जो दोनों बुक्स है वो बहुत ही फेमस है। उन्होंने अपने जो पूरे विचार है, आर्टिकल्स है, वो इस बुक के थ्रू पब्लिश किए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कार्ल मार्क्स, 1818-1883. In the later half of the 19th century, a new school of thought arose keeping in the view the new thesis formulated by Karl Marx. एक नए विचार लोगों के सामने लाए और वो विचार लाने वाले थे कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, मतलब जो हमारी इमेजिनेशंस है, आइडियाज़ है, दैट इज़ नॉट हिस्ट्री, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। तो जो लिविंग थिंग पीपल्स है, ह्यूमन बींग्स है, उनके बारे में लिखना, दैट इज़ हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमन रिलेशंस आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल। ह्यूमन जो रिलेशंस है उनके विचारों से ही हमारे जो फंडामेंटल नीड्स है वो तैयार हुए हैं, एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। और उनके जो अलग अलग ऐसे नीड्स है वो फुलफिल करने वाले जो प्रोडक्शंस है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दीज आर ऑल्सो नेचर इम्पॉर्टेंट। ऐसा जो कार्ल मार्क्स है उनका कहना है, द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। हर सोसाइटी के जो अलग अलग नीड्स है वो सभी सोसाइटी के सेम नहीं होते हैं, हर सोसाइटी के नीड्स अलग होते हैं और उनको पूरा करने वाले जो प्रोडक्शंस है वो भी अलग होते हैं। दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू टू क्लासेस, जिसके कारण सोसाइटी के जो है टू क्लासेस पड़े हैं, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, और जिसके कारण जो है क्लास स्ट्रगल मतलब उच्च वर्ग एंड नीच वर्ग, इस प्रकार के दोनों, और दोनों के नीड्स अलग और दोनों के नीड्स कंप्लीट करने वाले जो प्रोडक्शंस है वो भी अलग होते हैं, जिससे समाज में जो है वो अराजकता या कॉन्फ्लिक्ट फैलता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। सोसाइटी में जो दो क्लास होते हैं वो दो क्लास में से जिनके पास इकोनॉमिक सेल्फनेस है, या फिर जिसे हम लोग प्रोडक्शन इकोनॉमिकली जो होते हैं सेल्फ सेटल्ड होते हैं, एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, वो अपने से नीचे के जो क्लासेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मतलब परेशान करते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं। इस प्रकार का जो है कार्ल मार्क्स इनका कहना था। दास कैपिटल ट्रीटीज रिटन बाय हिम इज़ द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कार्ल मार्क्स का ये जो बुक है दास कैपिटल, ये बहुत ही ऐसा फेमस है जिसमें उन्होंने सोसाइटी के इसी वर्गों के जो दो वर्ग है, उच्च वर्ग है नीच वर्ग, कैसे उच्च वर्ग जो है नीच वर्गों को परेशान करता है और उनसे पूरे काम करवाता है। प्रॉफिट जो है उच्च वर्ग का होता है, लेकिन नुकसान जो है या गरीब और पुअर से पुअरर और पुअर से पुअरेस्ट होते जाता है। इस प्रकार की उनकी थेरी जो है दास कैपिटल इसमें लिखी हुई है। देन नेक्स्ट है एनल स्कूल। एट द ऑलमोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। फ्रांस में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही एक स्कूल रीओपन हुई या फिर स्टार्ट हुई, दैट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरियोग्राफी विच इज़ नोन एज एनल स्कूल, जिसे एनल स्कूल ये नाम से वो नाम दिया गया। एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री राइटिंग में बहुत अच्छा ऐसा उसमें कंट्रीब्यूशन भी इस एनल स्कूल ने जो है वो दिया है। एनल स्कूल गेव टू अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट। इस स्कूल से निकलने वाले जो हिस्ट्री से रिलेटेड राइटिंग है उसमें बहुत सारे अलग अलग ऐसे डायरेक्शन से ये स्टडी की गई, और ये स्कूल ने रिकॉग्नाइज किया दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट। सिर्फ हिस्ट्री में राजनीति या फिर राजा या फिर ग्रेट लीडर या उनके रिलेटेड जो अकॉर्डिंगली उनका जो कोर्ट है या पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, दैट मीन्स नॉट हिस्ट्री, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एंड अदर कलेक्टिव साइकोलॉजी एसेट्रा इन द हिस्टोरिकल टाइम्स। उस पीरियड में ये सब जो अलग अलग फैक्टर्स है जिनके अभी मैंने नाम पढ़े वो सभी बातें का इम्पैक्ट होता है और इससे कहीं वो हिस्ट्री जो है वो तैयार होती है। ऐसा एनल स्कूल के जो हिस्टोरियोग्राफी डिपार्टमेंट का जो कहना था। द एनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन ने ये एनल स्कूल जो है वो स्टार्ट की। इसके बाद साथ आपको दिखेगा कि बहुत सारे यहाँ पर हिस्टोरियन के नाम आए, लेकिन दे आर ऑल जेंट्स, है ना, जैसे लियोनार्डो द रैंके, कार्ल मार्क्स, उसके साथ साथ हेगेल है या फिर रेने डेकार्त है। तो उसके साथ साथ हमारी वुमेंस जो थी वो भी कुछ कम नहीं थी, लेडी हिस्टोरियन हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। तो
feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. Women से related history में ऐसी कौन सी बातें हुई, उसका restructuring जो है feminist historiography में किया गया. The writing of Simone de Beauvoir help in establishing the fundamental of feminism. जो हमारी नारी शक्ति है या स्त्रीवादी जो विचार है या स्त्रियों से रिलेटेड जो विचार है उनको सबके सामने लाने का काम जो है वो सिमोन दे बोव या इन्होंने जो है वो किया है. और द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इम्प्लाइज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री में जो है स्त्रियों का सहभाग कैसा था, सिर्फ इसमें ही फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी स्टॉप नहीं हुई, बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड परसेप्टिव ऑफ हिस्ट्री. ये जो पुरुष प्रधान संस्कृति है हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें इस रीथिंकिंग में डाली गई. इट द हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ. जो वुमेन्स की जो लाइफ है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स गहराई तक उसकी स्टडी जो है हिस्टोरिकल रिसर्च है वो किया गया. उस स्त्रियों के ऊपर फोकस डाल दिया गया. एंड सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन द ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एसेट्रा. ये बहुत सारी बातों पर अलग अलग फील्ड के में स्त्रियों का हुआ कंट्रीब्यूशन, ये सब की बातें जो है ये हमारी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इसमें दी गई. एंड इसके साथ साथ इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990s वुमेन वेयर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. 1990 के बाद जो है स्त्रियों को इंडिपेंडेंटली समाज में जो एक अस्तित्व है उसकी पहचान करा दी गई. और ये सब हुआ बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. हमारे लास्ट थिंकर है इस लेसन के माइकल फोकॉल्ट. ओके, माइकल फोकॉल्ट द फ्रेंच हिस्टोरियन, देखो ये भी फ्रेंच है, ऑफ 20th सेंचुरी. माइकल फोकॉल्ट brought forth a new concept in historiography. He in his book आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, अंडरलाइन करो इस नाम को, हर एक थिंकर के उनका लाइफ स्पैन जो है, बर्थ एंड डेथ ईयर, उसके साथ साथ उन्होंने लिखी हुई बुक्स वो कौन से देश के हैं और उनका हट के कंट्रीब्यूशन बाय देयर थिंकिंग, ये सभी बातें हमको लर्न रहनी चाहिए, रिवाइज रहनी चाहिए. इनके विचार हम दूसरे के विचारों में मिक्स न करें, ये थोड़ा सा आपको केयरिंग करना है. हिस्ट्री हार्ड इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमको ईयर्स जो है वो जल्दी से लर्न नहीं होते. दूसरा उनका नाम जो है हमने कभी सुना नहीं रहता, इस प्रकार के नेम्स इसमें आते हैं. और तीसरी बात, हर एक इंसिडेंट इम्पोर्टेंट होता है. इंसिडेंट अगर गलत हो गया, ईयर अगर गलत हो गया, उनका नाम अगर गलत हो गया, उनके बुक्स का नाम अगर गलत हो गया तो हमारा आंसर जो अच्छा बन रहा था वो अगर सपोज 3 मार्क्स का है तो वो 1 मार्क तक भी आ सकता है. इसलिए बी केयरफुल. एंड हर एक जो यहाँ पर थिंकर आए हैं उनका आप डेली अगर प्रैक्टिस में 2 थिंकर के बारे में रिवाइज करके लिखते हैं तो भी आपका लर्निंग पावर भी बढ़ेगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी. नाउ स्टार्ट कि ये जो थे इन्होंने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट. उनका कहना था कि हिस्ट्री में आने वाली सभी घटनाएं जो है उनका कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना दैट इज़ wrong, not right. He drew attention to the fact that archaeology does not try to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various transitions in the past. तो यहाँ पर हम लोग ट्रूथ चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं, सच क्या है ये पहुँचना मतलब हिस्ट्री राइटिंग नहीं है. तो उसके साथ साथ हिस्ट्री में होने वाली अलग अलग जो घटनाएं हैं, जो बदलाव है, उसका स्पष्टीकरण भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. उस बदलाव का पूरा रीजंस, इंटेंशंस क्या है वो हमारे पास होना ज़रूरी है, ऐसा फोकॉल्ट जो है इनका कहना था. फोकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. उन्होंने अपनी ये जो हिस्टोरिकल मेथड थी इसको नाम भी दिया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. उसको नॉलेज होना चाहिए, वो सही है गलत है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उसके बारे में जितनी कुछ जानकारी है वो पहले कलेक्ट करनी चाहिए हमने और उसके जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स की भी स्टडी करनी चाहिए. फोकॉल्ट सब्जेक्टेड द सो फार अनएक्नॉलेज्ड एरिया बाय हिस्टोरियन such as psychological disorder, science of medicine, prison administration etc. to historical analysis. उन्होंने बहुत सारे अलग ऐसे भी पॉइंट्स लिए जो
दूसरे थिंकर्स थे उन्होंने नहीं लिए। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजम्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार की बातों पर भी उन्होंने एनालिसिस किया। दस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग, और इस प्रकार से ये जो हमारी हिस्टोरियोग्राफी है, हिस्ट्री राइटिंग है, ये कंटिन्यूसली जो इसका स्कोप जो है वो एक्सपांड होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राइटिंग ऑफ हिस्टोरीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म, टेलीविज़न एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। ये सभी जो बातें हैं वो उसकी प्रैक्टिस मतलब चल रही है कि जो जो अलग अलग जो बातें आ रही है हर एक फील्ड की, उसकी हर एक की हिस्ट्री जो है अपने आप में यूनिक है, और एज ए हिस्टोरियन वो सब पर डिटेल में एग्जामिन या फिर स्टडी होनी चाहिए, ऐसे ये सब जो थिंकर्स थे उनका मानना था। इस प्रकार से हमने लेसन नंबर 1 में जो है फॉरेन के जितने कुछ अलग अलग ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री राइटिंग में दिया, वो सब के बारे में हमने पढ़ा और समझा। आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स, come on, comments me. I will definitely try my level best to solve your doubts, and after that we continue in my next video, lesson number 2. Okay, have a good day.